हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एलयू अपडेट में वेलकम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम आप लोगों को आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को लेके आए हैं, आप लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे। और ये समझ लीजिएगा, आज मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगा डिटेल में, राइट। अगर आप ये चाहते हैं कि ऑरली नहीं, हमको तो रिटन में करके बताइए, तो वो भी हम तैयार हैं, आपको रिटन में दे देंगे। बट ये अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, ये जो क्वेश्चन है 5 मैं आज कराऊंगा, 5 कराऊंगा कल की वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, उनकी भी हमें वीडियो बनानी है। वन शॉट वीडियो जो हमारा सीरीज चल रही है, उसमें हम जो है एक सब्जेक्ट का मतलब कंप्लीटली देते हैं, एक पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करके देते हैं। बट ये बीकॉम 5th सेमेस्टर वाले बच्चों की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई है, तो उसका शायद मुझे लग रहा है कि उसका कोई भी ऐसा वन शॉट नहीं बना है। बाकी हमने एमबीए में बनाया है, हमने एमबीए में भी बनाया है वन शॉट वीडियो। या मतलब वन शॉट वीडियो का मतलब है एक या दो वीडियो में ही हम 2.5-3 घंटे की 2 वीडियो बनाते हैं, 2.5-3 घंटे की। और उसमें पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो गो थ्रू हो जाता है, तो वो हमने कराया है। लेकिन बीकॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट की कोई डिमांड नहीं आई है, ठीक है ना। तो आप लोग डिमांड करिएगा, तो आप लोगों के लिए हम ऐसी मैराथन लेके आएँ जिससे कि आपको जो एक वीडियो देख के ही आपको पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाए। खैर कोई बात नहीं है, बट हम आपको अब ये एक नया स्टार्ट किया है हमने, क्योंकि अब आपके पास में समय भी नहीं है। तो अब हम आप लोगों को क्वेश्चंस कराएंगे। ये पेपर का क्वेश्चन है, और समझ लो इसमें से ये क्वेश्चन 5 मैं कराऊंगा, 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब आपको विश्वास नहीं है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एलयू अपडेट आपके साथ में विश्वास के साथ में काम कर रहा है, तो आप इस बात को देखिएगा कि अगर आपको अभी विश्वास नहीं है तो एग्जाम जब हो जाए तब एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखना और इन क्वेश्चन को मैच कराना कि ये क्वेश्चन आए या नहीं आए, ठीक है ना। वैसे मेरा जो अपना मानना है 100% इन क्वेश्चंस में से भी जो मैं आपको बताऊंगा ना, 5 क्वेश्चन, 5 में से 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो 100% बनना ही बनना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 को 5 यही क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है बहुत थोड़ा बहुत वो कुछ मतलब हल्का सा चेंज करके दे दे क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चंस हैं यही बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, ऊपर देखिएगा नंबर स्पष्ट लिखा हुआ है 8400122296, है ना, 222296। इस पर आप संपर्क करें, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसको अपने मोबाइल में जब अपने व्हाट्सएप में इसको ऐड करोगे ना, और फिर इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जब ये कहोगे, उस पर लिखोगे क्या, एग्ज़ाम पेपर या क्वेश्चन पेपर, तो आपको व्हाट्सएप पे तुरंत रिप्लाई आ जाएगा और आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में मतलब व्हाट्सएप में करिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। और उस पर जब आप क्वेश्चन करोगे कि मुझे मतलब ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, जीएसटी का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो तुरंत आपको रिप्लाई में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो हम शुरू करें, हाँ जी शुरू करिएगा। देखिए जीएसटी क्या है, जीएसटी में थोड़ा सा आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं बता देता हूं। देखिए हुआ क्या था कि आपको पता है 1992 में जो है, 1992 में जो है हमारे देश के पास में फॉरेन करेंसी के रिजर्व बहुत कम पड़ गए थे। नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उस समय में हमारे जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कौन थे, मनमोहन सिंह थे। हाँ जी, मनमोहन सिंह थे, ठीक है ना। अब मनमोहन सिंह थे तो उस समय बहुत देश के सामने बड़ी चिंता आ गई, क्योंकि फॉरेन करेंसी के रिजर्व बहुत कम थे। तो उस समय से हमारे देश के अंदर जो है ना रिफॉर्म आते रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम में, क्योंकि देश की जो कमाई होती है, गवर्नमेंट की जो कमाई होती है, वो टैक्स के थ्रू होती है, ठीक है ना। हालांकि गवर्नमेंट जो है अपना एम्प्लॉयमेंट भी करती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो मेन इनकम का सोर्स होता है वो टैक्स होता है भाई। हम लोग सब इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया की सीमाओं के अंदर रहते हैं, बाउंड्री में रहते हैं। और जब जो व्यक्ति मतलब अच्छा खासा, मतलब हर व्यक्ति देता है टैक्स, तो ध्यान रखना, व्यक्ति तो हर टैक्स देगा, लेकिन जिनका मतलब इनकम एक थ्रो जो एक लिमिट है उसको क्रॉस कर जाती है, तो वो डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स तो आप भी देते हैं। आपने सुबह को अगर पार्ले जी खा लिया ना, तो भी आपने वहाँ पर टैक्स दे दिया। कैसे दे दिया, इनडायरेक्टली, है ना। इनडायरेक्टली टैक्स, यानी कि
टैक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आप कितने इफेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ये आपके पास में ऐसी आर्ट होनी चाहिए, और वही चीज़ हम आपको सिखाएंगे। आज तो मैं ओरली बताऊंगा, अगर आप ये चाहते हैं कि हमको तो किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग करके देनी है, किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, कैसे लिखना है, अगर वो चाहें तो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड भी करा देंगे इनका आंसर। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, इनके आंसर जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा ये क्वेश्चन, और फिर मैं यहाँ पर एक नई स्लाइड लेकर यहाँ पर आपको आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, किस तरह से आपको लिखना है। तो उसके लिए हमें एक मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आप कहेंगे तो हम करेंगे, बाकी देखिए आप कहेंगे तो हम करेंगे। ऐसा कि आपको चाहिए कि कोई क्वेश्चन है, उसका हम क्वेश्चन का जो है आपको लिख के बताएं कि कैसे करना है इसका आंसर, और फिर उसको पीडीएफ में आपके पास में आपको प्रोवाइड भी कराएं। तो फिर आपको ये सब लेने के लिए आपको करना क्या होगा, आप प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक है, प्ले स्टोर में जा कर के एलयू अपडेट ऐप को डाउनलोड करिएगा, और फिर वहाँ पर आप कोर्स को जैसे ही बाय करेंगे, ठीक है ना, तो और पहली बात तो आपको सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाएगी, ठीक है ना, यूट्यूब पे जाएगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो आप ये कहें कि कम से कम 10 15 20 बच्चे अगर कमेंट्स करते हैं कि हमको इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम आज तो आपको ओरली बताएंगे, ठीक है ना, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओरली बताएंगे, कुछ लिख के भी बताएंगे। बाकी हम आपको करेंगे क्या कि जो जीएसटी का ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है उसको हम आपको लिख के बताएंगे बोर्ड पे बाकायदा, ठीक है ना, या तो लिख के बताएंगे या फिर पीडीएफ बना के लाएंगे उसके लिख करके, ठीक है ना, आपको समझाएंगे, और फिर वो क्वेश्चन के साथ आपका आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा ऐप पर। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तैयारी कराना तो हमें आप प्लीज़ बताइएगा। पहले ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, और आपको ये मेरा जो प्लानिंग है अगर मतलब पसंद आया, समझ आया है, तो आप हमें बताइएगा। अगर 10 से 20 स्टूडेंट अगर इस बात से को मतलब चाहते हैं कि इस तरह से हमें को आंसर्स मिलने चाहिए, तो हम ज़रूर आप लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है, हम आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगे। क्लियर? तो पहले अब क्वेश्चन मैं बात कर रहा था किसकी, मैंने थोड़ा सा बीच में ये चेंज कर दिया था। हम बात कर रहे थे कि हमारे देश के अंदर टैक्स में रिफॉर्म आते रहे हैं। तो हम जीएसटी क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी को हम कई तरह से बोलते हैं, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी डबल टैक्सेशन बेस्ड है। तो ये क्या है सब है, हमको सर ये समझ में नहीं आता। कभी आप बोलते हैं जीएसटी जो है डबल टैक्सेशन है, ठीक है ना, डबल टैक्सेशन सिस्टम है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको सब ये तीनों टर्मों को मैं अभी एक एक करके बता देता हूँ। देखिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, हाँ जी इनडायरेक्ट टैक्स, पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ, अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो बहुत लंबा चल जाएगा, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले होता था सिंगल पॉइंट सिस्टम, सिंगल पॉइंट सिस्टम होता था, और उससे पहले होता था मल्टी टैक्सेशन सिस्टम। मल्टी टैक्सेशन सिस्टम क्या था, मल्टी टैक्सेशन, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम, पूरा नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम। उसमें क्या होता था कि कोई चीज़ बनी होती थी, उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, गुड्स एंड सर्विस कुछ भी है, और उस पर मल्टी स्टेजर पर टैक्स लगते जाते थे, और इतने सारे टैक्स लगते थे, इतने सारे 17 टाइप्स के टैक्स लगते थे, और वो चीज़, वो कमोडिटी और वो जो सर्विस है कस्टमर्स तक, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू इतनी हो जाती थी, उतना उसका इतना कॉस्ट प्राइस हो जाता था कि आम जो इंसान है, आम आदमी, उसको परचेज सर्विस को लेने में और गुड्स को परचेज करने में उसको बड़ी समस्या आती थी। आपको पता है हमारा देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, हाँ जी, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि देश के अंदर जो भी पर्सन्स रह रहे हैं, जो हमारे देश है, देश के लोग हैं, यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनका वेलफेयर करना, वेल बीइंग की हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो यही बात करता है। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं, लेकिन कुल मिला के ऑब्जेक्ट तो यही है कि भाई हमारे देश की सीमाओं के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है ये मैटर नहीं करता, उनका हम वेलबींग कर सकें, उनको हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से मतलब उनको सुविधाएं पहुंचा सकें, यही तो है। हाँ जी यही है हमारे देश का जो मेन ऑब्जेक्ट है। हेल्थ केयर अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, है ना, और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो, मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो। और सब कुछ अच्छा कैसे होगा, पैसे से होगा, और पैसे कहाँ से आएगा भाई, गवर्नमेंट के पास में पैसे बनाने की मशीन तो है, मानता हूँ मैं, उसकी एक
अलग बॉडी होती है, लेकिन उस बॉडी के, कौन सी, आरबीआई, उस बॉडी के अपने कुछ प्रिंसिपल हैं, उसकी बेस पे तो वो प्रिंट कर सकती है पैसा। नोट का जो प्रिंट होता है, नोट का प्रिंटिंग जो होता है वो उसके रूल्स रेगुलेशन है भाई। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से मोदी जी या कोई भी देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से जो है नोट छपवा देगा और जो देश का वो कर देगा भला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो बहुत कंडीशन ख़राब हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा पूरे देश के अंदर और बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम सब काम करेंगे। वो बॉडी अपना अपना काम करती है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है और देश के लिए भी वो जहाँ तक संभव होता है वो काम करती है। और मैंने बात कह दी आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है मेन कहानी, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि देश के अंदर सब कुछ बेटर हो, है ना, सब कुछ बेटर हो। और उसके लिए बेटर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सब कुछ पैसे, क्योंकि देखो आपको अच्छे टीचर चाहिए तो उनके लिए सैलरी देनी पड़ेगी, तो पैसा चाहिए। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डेवलप करना है, तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओवरऑल बात है पैसे की। तो अब देश के अंदर पैसे की कमी हो गई थी, फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो गए थे। और फॉरेन करेंसी रिजर्व कम होने से देश का जो देश, अगर किसी भी देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो गए तो वो देश जो है वीक हो जाएगा, ठीक है, कमजोर कहलाएगा, ध्यान रखना, है ना। और जिस देश के पास में जितने ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व होते हैं वो देश उतना ही स्ट्रांग होता है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है, अब अमेरिका के पास में फॉरेन करेंसी रिजर्व सबसे ज़्यादा है, तो देश का सबसे, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, मतलब आप समझ रहे हैं अमेरिका के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसी ही कंडीशन में अब 1999 में वाजपेयी सरकार आई। 1999 में वाजपेयी सरकार आई। अब उन्होंने देखा, उससे पहले मैं बात कर रहा था 1992 की, उससे पहले मैं बस किसकी बात कर रहा था? 1992 की। तो वहां पर फॉरेन करेंसी रिजर्व की मैंने बात की। इसमें नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने फिर क्या बोला? फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी थे, जो बाद में जो हमारे देश के कौन बने? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। बड़े अच्छे इकोनॉमिक्स थे। और देखिए, किसी व्यक्ति की आलोचना करना अलग बात है, क्योंकि अपने उसके लिए आप अपना मतलब अपने आप को अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए हम किसी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं, ये मानता हूं मैं। लेकिन ऐसा इकोनॉमिस्ट हमारे देश में अभी तक हुआ नहीं है, ध्यान रखना। बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, वो बात अलग है क्या हुआ, और उन्होंने देश को बचाया भी, ध्यान रखना इस बात का। अदरवाइज हमारा 1992 में देश की इतनी बेकार हालत हो गई थी कि समझ लो बस आप। उन्होंने पूरी इकोनॉमी को का एनालाइज किया और उसके बाद में बताया, कंक्लूजन भी दिया कि उन्होंने बताया अपने प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे नरसिम्हा राव, कि देखो जी बात यह है कि हमारे देश में जो है मिक्स इकोनॉमी तो है, वो 1947 से ही अपना रखी थी देश के अंदर, है ना, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन वो क्लोज मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी दो तरह की होती है, एक तो क्लोज और एक ओपन, ठीक है ना। खैर उसका हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, जीएसटी के ऊपर ही आएंगे। तो अब उसके बाद में हमारे उनकी सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उन्होंने भी अच्छा रिफॉर्म किया। देखो अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम है ना। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने दो कमेटी बनाई। एक तो विजय केलकर कमेटी, एक का नाम क्या था, एक कमेटी बनाई विजय केलकर कमेटी, ठीक है ना। और उस समय जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आपके जसवंत सिंह थे। और उन्होंने एक विजय केलकर अच्छे वो थे, उन्होंने उनके उसमें दो कमेटी बनाई। दो कमेटी कौन कौन सी? एक तो डायरेक्ट टैक्स पर और एक इनडायरेक्ट टैक्स पर। दोनों ही कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर थे। और असीम दास गुप्ता को एक इन्फोर्समेंट कमेटी और बनाई, ठीक है ना। इन्फोर्मेंस कमेटी का काम करना क्या था? देखिए कमेटी बनी दो, डायरेक्ट टैक्स के लिए और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। डायरेक्ट टैक्स के लिए और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तो डायरेक्ट टैक्स के लिए जो कमेटी बनी, CBDT और CBIT। पहले इसका नाम हुआ करता था CBET। इसकी फुल फॉर्म में बता देता हूं आपको, सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इसका नाम है सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहले इसका नाम था सेंटर बोर्ड ऑफ एक्साइज टैक्स,
सुना होगा आपने, एक्साइज ड्यूटी लगती थी पहले, एक्साइज ड्यूटी, समझ रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और एक लगता था कस्टम ड्यूटी। वो तो अब भी लगता है, कस्टम ड्यूटी तो अब भी लगता है, 2 तरह की ड्यूटी लगती थी। भाई मैं सबके एक्ट के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, तो आप थोड़ा सा बस जीएसटी के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों को, यहीं पे हम बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए टाइम लग जाता है, एक क्वेश्चन को डिस्कशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं इतना स्लो भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोच रहे हो, ठीक है ना। तो पूरी अपनी फुल स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये हम बात कर रहे हैं 1999 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार की, बीजेपी की सरकार थी। अब उन्होंने 2 कमेटी बनाई, ये दोनों कमेटी बनाई, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स पर, डायरेक्ट टैक्स पे, और उन्होंने एक एनफोर्समेंट कमेटी बनाई। तो मेन यहाँ पर जो कमेटी बनी, तो इनमें रिफॉर्म लाना था, तो मेन रिफॉर्म जो आना था वो जब देखा गया कमेटी के द्वारा, और उन्होंने जो अपनी सिफारिश थी वो दी थी इसके ऊपर, किसके ऊपर, सीबीआईटी के बाद, कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज लाया जाए। अब चेंज ऐसा लाया जाए क्योंकि और देश जो है बहुत अच्छे से, मतलब फ्रांस वगैरह है ना, और फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो कनाडा है, ये बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे थे, और हमारा देश वहीं के वहीं रुका पड़ा था, क्योंकि हमारे देश में सीबीआईटी का जो था, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन वगैरह था, उसका जो प्रोसीजर था वो एकदम से बेकार था, ये समझ लीजिएगा। भाई उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ठीक होगा, मैं मान लिया, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम बात करें 1999 में जो होना चाहिए वैसा नहीं था। 17 तरह के टैक्स लगते थे, 9 तरह के टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, 8 तरह के टैक्स लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इतना कॉम्प्लिकेटेड था भाई कि लोग जो है टैक्स की चोरी करने पर उतारू थे, वो टैक्स पे करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो इतने सारे टैक्स, उनके लिए अलग अलग हमको स्पेशलिस्ट व्यक्ति चाहिए टैक्स को पेमेंट करने के लिए, और फॉरेन से जो कंपनी आती है वो तो बिल्कुल आना पसंद नहीं कर रही थी। क्यों? उसका रीजन था भाई कि इंडिया में जाएंगे 17 तरह के टैक्स लगाएंगे, बताओ कुछ किसके टैक्स का अरेंजमेंट हम करेंगे, और उसका जो प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है ना। तो एफडीआई भी हमारे देश में नहीं हो रही थी। अब एफडीआई नहीं होगी तो आपको पता है क्या होगा, है ना, देश की उन्नति कैसे होगी, विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, पैसे की देखो फॉरन अगर कंपनियां देश के अंदर आती तो 50% लगता है उन पर 50% डायरेक्ट टैक्स लगता है, और फिर वो जो प्रोड्यूस करेंगे फिर देश के अंदर ही बेचेंगे, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। तो ये लाए गए, इनडायरेक्ट टैक्स की बात की गई, इस पर रिफॉर्म की बात की थी, विजय केलीकर की अध्यक्षता में 2 कमेटी बनाई गई। तो जसवंत सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस चीज़ को उनको सौंपा, और दूसरी तरफ एक एनफोर्समेंट कमेटी बनाई गई। उसका रीजन क्या था कि भाई हमारा देश जो है वो संघात्मक होता है, हमारा देश जो है एक फेडरल कंट्री है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर एक तो हमारे देश में देखो, ये मेरा देश है इंडिया, और इस देश में एक तो अलग अलग राज्य है ना, द्वै संघात्मक सरकार होती है यहाँ पर। एक तो राज्य की सरकार, जैसे हमारे राज्य है यूपी, तो यूपी के कौन है, सीएम है, और फिर पूरे देश के कौन है, मैं एक तरह से देखो यूपी का जो सीएम है राजा मानो, है ना, ठीक है ना, कह सकते हैं ना आप, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो सीएम हमारे योगी जी हैं, तो वो हमारे राज्य के राजा हैं, लेकिन हमारे देश के, पूरे देश के राजा कौन है, मोदी जी हैं। तो यहाँ पर डबल हो गया ना, डबल गवर्नमेंट बन गई यहाँ पे। तो अब क्या है कि उस समय विजय केलकर ने क्या कहा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और उन्होंने बताया कि भाई आप जो है एक काम करो, जीएसटी लाओ। उस समय कनाडा का, मैं अभी आपको बताऊंगा, देखिए डिस्कशन लंबा हो सकता है ये एक ही क्वेश्चन हो पाए पूरा वीडियो, देखो समझाने वाली बात है तो समझाना तो पड़ेगा। अब मैं बहुत सारी चीज़ों को स्किप करके बस क्वेश्चन ही तुमको लिख के दे दूं तो आपको जीएसटी समझ में नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन तो हमारा क्या था, डेस्टिनेशन बेस है, तो मैं थोड़ा सा आपको जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बन पाएगी अगर आपने अच्छे से जीएसटी को नहीं पढ़ा है। तो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझेंगे, ब्रीफली बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि भाई देखो थोड़ा टाइम लग जाए, तो आप ये मत कहना कि एक क्वेश्चन में आपने 1 घंटा लगा दिया, क्योंकि आपको तो टू द पॉइंट ही लिखना है एग्जाम में। लेकिन टू द पॉइंट आप कैसे लिख सकते हैं, जब तक आपको जीएसटी का एबीसी नहीं आता होगा तो आप कैसे लिख सकते हैं चीज़ों को, आपके माइंड में चीज़ें सही से नहीं होंगी सीक्वेंस में, तो आप जो है ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, और ज़्यादा नहीं लिख पाए आप थोड़ा बहुत करके, थोड़ा बहुत पॉइंट ही लिख के रह गए, तो फिर आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलने वाले, ये आप लिख लीजिएगा।
क्योंकि एग्जामिनर यही नहीं देखता है कि बस वो क्वेश्चन का आंसर लिख दे और बस जो भी चाहे उसमें वो लिख दे, नहीं, उसमें उसने क्या क्या पॉइंट रखे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को मतलब आंसर को फ्रेमिंग किया है, उसको भी वो देखता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों को देना चाहिए हर क्वेश्चन के साथ में। जीएसटी का इंट्रोडक्शन हर क्वेश्चन के साथ में आप हल्का सा दे सकते हैं। अगर वो मतलब वो अगर ये पूछा है कि भाई जीएसटी क्या होता है या जीएसटी डेस्टिनेशन बेस कैसे है, क्वेश्चन तो यही है ना, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस जब आप कराएंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हुआ क्या सर, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, देखो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, टैक्स क्या है भाई। टैक्स की पता नहीं है। अब टैक्स दो तरह का होता है वैसे तो मोस्टली, वैसे टैक्स को हम दो पार्टों में बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं लेवल के बेस पर, और एक बांटते हैं हम कलेक्शन के बेस पर, ठीक है ना, कलेक्शन के बेस पर। तो कलेक्शन के बेस पर टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और लेवल के बेस पर टैक्स कितने तरह का होता है? 3 तरह का। लोकल टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स होता है, और एक स्टेट लेवल पे टैक्स होता है। लोकल लेवल पे टैक्स होता है, स्टेट लेवल पे टैक्स होता है, सेंट्रल लेवल पे टैक्स होता है, राइट, क्लियर। सेंट्रल लेवल पर कौन सा कलेक्शन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्शन दे देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करने का अधिकार उसमें होगा जिस स्टेट में वो टैक्स लगा है, बट उसको किसको दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, कलेक्ट करेगी अपना, और लोकल भी करते हैं। वैसे लोकल और स्टेट जो होती है वो बात एक ही होती है, ठीक है। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि एक कमेटी बनाई गई, फिर उन्होंने जब इनडायरेक्ट टैक्स पे कमेटी बनी ना, दो कमेटी बनी, सॉरी, एक डायरेक्ट टैक्स पे बनी और एक इनडायरेक्ट टैक्स पे बनी। हाँ जी, कमेटी बन गई। और जो कमेटी बन गई तो उन्होंने कहा कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज करने की जरूरत है, और जो बहुत सारी देश है ना वो जीएसटी पे काम कर रहे हैं, तो हमारे देश में जीएसटी आना चाहिए। अब जीएसटी क्या था? जीएसटी अब ये था कि भाई जीएसटी में जो है, अगर जीएसटी आप लाओगे तो देश के अंदर जो राज्य है उनमें झगड़ा हो जाएगा। देश के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर डिस्प्यूट हो जाएगा। कैसे? ये क्या बात कर दी आपने। बिल्कुल, जीएसटी आने से ये होगा। क्यों होगा साहब? इसलिए होगा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो जैसे कि पंजाब है ना, गुजरात है, ये देश तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और उनके लिए तो इनडायरेक्ट टैक्स से भी अच्छा खासा पैसा आ रहा था। अब जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश, यूपी है, मध्य प्रदेश है, वहां पर पैसा कमा रहा था। ऐसे कैसे हो रहा था? इसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, रीजन समझ लीजिएगा। देखिए हुआ क्या कि अपना जो स्टेट होते हैं ना, हमारा देश जो ना, मतलब डिफरेंट तरीके के स्टेट हैं। यहाँ पर स्टेट ऐसे भी हैं, स्टेट ऐसे भी, ऐसे राज्य भी हैं जो मतलब विकसित राज्य भी कहलाते हैं। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, मतलब उनकी अच्छी खासी कमाई है। और कुछ ऐसे भी हमारे वो हैं राज्य जहाँ पर इनकम बहुत कम है, वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों का बहुत कम है, वहाँ की इनकम बहुत कम है। अब उनकी इनकम कम होने का मतलब कि उन राज्यों की सरकारों के पास में पैसा कम है। अब पैसा कम होने का कारण क्या है, मैं आपको बताऊं। देखिए, ये अपनी अपनी राज्य की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है ना। अब फॉरेन, ऐसा नहीं कि फॉरेन से कंपनियां नहीं आ रही थी, फॉरेन से कंपनी पहले भी आती थी, तो वो पहले आती थी तो उसका कारण वो आती थी कमाने, है ना। कंपनी भारत के अंदर आ रही थी, लेकिन इतनी आ रही थी, आने से कतराती थी, डरती थी, क्योंकि हमारे यहाँ से का टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा मतलब संयुक्त, मतलब इतना था कि जटिल था, बहुत ज़्यादा जटिल था, ठीक है ना। तो आती तो थी, लेकिन वो राज्य की भी पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता था। अब हमारे देश में पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है? जैसे मान लो गुजरात में टैक्स लगा, मतलब गुजरात में कंपनी आ गई, कोई फॉरेन की कंपनी कहाँ आ गई? गुजरात में। तो अब गुजरात में आ गई, वो गुजरात में काम करेगी, उत्पादन करेगी, तो उत्पादन जितना करेगी तो जितना टैक्स लगेगा ना एक्साइज ड्यूटी, वो गुजरात की सरकार को चला जाएगा। हाँ जी, अब गुजरात सरकार की तो बल्ले बल्ले होगी, उसको तो पैसा आ गया, अब उसको तो टैक्स मिल गया। अब वो गुजरात में बन के और राज्यों में बिकेगा। अब और राज्यों को मिलेगा ओनली केवल सेल टैक्स, जो कि बहुत नाम मात्र का होता था, और वो बेचारे देखते रहते थे। बस उन्हें तो आएगा, स्टेट में आएगा और उस पर सेल टैक्स लगेगा, थोड़ा बहुत इनकम हो जाएगी, बस छुट्टी। यही तो था। अब इससे तो गुजरात का तो डेवलपमेंट अच्छा हो गया, क्योंकि गुजरात की सरकार को एक्साइज ड्यूटी भारी भरकम मिल गई,
ठीक है ना। गुजरात की सरकार को तो पैसा ठीक ठाक से मिल गया, लेकिन राज्यों को पैसा नहीं मिल पाया। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा था कि हमारे देश में डिसइक्वलिटी की बात हो रही थी, यानी कि राज्यों में जो डेवलपमेंट था वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। जबकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देश के अंदर जितने भी राज्य हैं ना, उनका भी एक समान लेवल पर उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट कब होगा? जब पैसा सबको बराबर आए। तो अब ऐसी कंडीशन आ रही थी। अब मान लो जीएसटी ला रही है गवर्नमेंट, तो गुजरात सरकार तो मना करेगी ना भाई, उसकी इनकम चली जाएगी, उसकी इनकम चली जाएगी ना, क्योंकि उसको तो अच्छा पैसा मिल रहा है, उसे क्या मतलब, ठीक है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्या करा, एनफोर्समेंट कमेटी बनाई, असीम दास उसके वो बनाए अध्यक्ष, और उन्होंने क्या करा, सारे राज्य के जो वित्त मंत्री हैं, ध्यान रखना देश का वित्त मंत्री, हमारे देश का कौन है वित्त मंत्री, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। इतना बता देता हूं, फीमेल है, राइट, आप लिखें। देखिए इस चीज को लिखेंगे जब कमेंट्स बॉक्स में, हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों ने हमारी वीडियो को देखा भी और उसके ऊपर थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश भी की है, राइट। और कोई मतलब नहीं होता है, कभी आप ये सोच रहे हो, और कमेंट्स आप करेंगे तो प्लीज आप करिएगा जरूर, ठीक है ना। बेशक आप कोर्स परचेज के लिए ना जाएं, या कोई और आपको रीजन है, हो सकता है पैसे इतना नहीं हो, तो आप वीडियो देख करके कम से कम कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है ना। सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, ये बात माननी पड़ेगी। देश को आगे बढ़ाना है तो नॉलेज को बढ़ाना होगा, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। पैसे के साथ साथ नॉलेज को भी बढ़ाना जरूरी है, और इसीलिए हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप वैसे परचेज कर लेंगे तो बेनिफिट आपको ही होगा कि नॉलेज जब भी बढ़ेगी जब आपको पूरा सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अब इसके लिए एनफोर्समेंट कमेटी बनाई गई। अब उन्होंने सारे राज्य के वित्त मंत्रियों को मीटिंग ली, उन्हें बताया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, जीएसटी लाने जा रहे हैं। तो उनमें आपस में वो ना हो भाई, किसी भी राज्य का, जिस राज्य का अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर क्यों कहेगा कि जीएसटी लाना चाहिए, वो तो वही कहेगा ना जो पहले चल रहा है वही जाने दो। और जिन राज्यों में इनकम कम हो रही है वो कहेंगे, तो ऐसे तो डिस्प्यूट हो सकते हैं आपस में राज्यों के अंदर ही, है ना, देश के अंदर राज्यों में आपस में, तो वो तो कभी नहीं होना चाहिए, है ना, देश का विभाजन हो जाएगा इससे। तो अब इसी के लिए क्या करा कि उन्होंने अपनी प्लानिंग बताई। तो अब जीएसटी जो है 1999 से चल रहा था ये काम, है ना। ये सहमति बनते बनते कई बार बिल आया, फिर वो नहीं पास हो पाया, कई बार ऐसा हुआ, ठीक है ना। फिर जो है 1911 में दोबारा से, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगा, 2011 आ गई, 11 आते आते फिर दोबारा ये लोकसभा में आया, कई बार ये मतलब आया, फिर वापस हो गया। फिर आप समझ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो है पार्लियामेंट में जो कुछ होता है वो आप समझते हैं, विपक्ष सबको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसको लेके आई, फिर सरकार बदल गई, फिर आपका कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने भी इस पर काम किया, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने काम नहीं किया। फिर जो लेके आए वो इसके विपक्ष में हो गए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, कांग्रेस सरकार इसको लेके आई, पास भी हो गया, फिर दोबारा सरकार बदल गई, और 2014 में फिर बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की सरकार ही आ गई, तो अब देखो उसी बिल को कांग्रेस लेके आई थी, उसी बिल के ऊपर अब कांग्रेस ऑब्जेक्शन करने लग गई। हालांकि बिल बीजेपी लाई थी तो कांग्रेस सरकार आई, तो बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया होगा, पास नहीं हुआ, इसका मतलब तो यही है। और बहुत सारे रीजन होंगे, सहमति नहीं बन पाई होगी राज्यों में, वो आप समझ रहे हैं, पॉलिटिकल इशू, ठीक है ना। उसके बाद में 2011 में सब कुछ हो गया था, ठीक है ना, हो गया था, लेकिन सरकार बदल गई। अब मोदी जी आए, उन्होंने दोबारा कोशिश की, तो अब बिल पास होने की बात आई, तो कांग्रेस ने उसमें बहुत सारे संशोधन की मांग कर दी, फिर वो संशोधन होकर के बिल पास हुआ, और वो आपका 1 जुलाई 2017 से हमारे देश पे एप्लीकेबल हुआ, मतलब हमारे देश में लागू हुआ, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना जो मैंने अभी थोड़ा सा बहुत ब्रीफली बताया है, इस तरह से ये इसमें रिफॉर्म हुआ और जीएसटी हमारा आया। अब आप ये कहेंगे कि ये जो आप बता रहे थे इसको तो थोड़ा सा क्लियर कर दो कि इसमें राज्यों के अंदर मतलब कैसे सहमति बनी होगी। देखिए जीएसटी के तहत जो है ना चार तरह के टैक्स आए थे, CGST, IGST, SGST और एक है CGST। ये 2017 में आए थे, ये 17
समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर आप दो चीज़ देख रहे होंगे कि सेम सेम आपने लिख दी, ये कैसे कंफ्यूज कर रहे हो हमको। इसका मतलब सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये है आपका कंपोजिट गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये कंपोजिट का मतलब क्या है कि मान लो गुजरात को तो अच्छा रेवेन्यू हो रहा है और यूपी को रेवेन्यू नहीं हो रहा था जीएसटी से पहले। अब जीएसटी आएगा तो डेस्टिनेशन पर टैक्स लगेगा। समझ रहे हैं, जीएसटी का मतलब है डेस्टिनेशन बेस, इसलिए टैक्स बोला गया है कि अगर मान लीजिएगा कोई वस्तु का प्रोडक्शन हुआ गुजरात में, तो गुजरात में जीएसटी नहीं लगेगा। जहां पे ये जाकर बिचेगा, जहां पे कंज्यूम होगा, जहां पर इसका गंतव्य लास्ट होगा, यानी कि यहां पे बना यूपी में पहुंचा वहां बेचा, तो वहां पे जीएसटी लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रही है। डेस्टिनेशन का मतलब है कि जहां पर फाइनली गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम किया जाएगा उस स्टेज में जाके टैक्स लगेगा। अब इससे तो गुजरात की इनकम कम हो जाएगी। हाँ जी, ये तो देखते रह जाएंगे कि भैया माल हमारे यहाँ बना और यूपी में जाके बेच गया, योगी जी के तो बल्ले बल्ले हो गए, हमें तो पैसा नहीं मिला टैक्स का। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने ये कहा, जो एनफोर्समेंट कमेटी थी उसमें ये बात रखी गई कि जीएसटी हम ऐसे लाएंगे, 4 तरह के टैक्स होंगे। अब 4 तरह के टैक्स होंगे, उसमें क्या होगा, ये 4 तरह के टैक्स नहीं है, समझना, मतलब एक्ट जो है 4 तरह के होंगे। मैंने सॉरी गलत बोला, टैक्स तो डबल टैक्सेशन ही होगा, 2 ही तरह के टैक्स होंगे, ठीक है ना। बट इसमें 4 तरह के एक्ट पास किए गए। सीजीएसटी में जो एक्ट है वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। आईजीएसटी बताऊंगा मैं आपको, एसजीएसटी जो है स्टेट के लिए है, और ये जो चौथा है इसको समझो जरा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यूपी में माल बेचा, डेस्टिनेशन कहाँ है, यूपी, तो यूपी की गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। अब जब वो यूपी की गवर्नमेंट को मिल जाएगा, अब गुजरात की सरकार को नहीं मिलेगा, तो इसको तो लॉस हो जाएगा। तो अब इस लॉस की भरपाई करने के लिए एक एक्ट और लाए गए, वो उसको बोलते हैं कंपोजिट जीएसटी एक्ट, ठीक है ना, कंपोजिट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अब वो क्या करेगा, मान लीजिएगा इस गुजरात की जो थी इनकम जीएसटी से पहले, डेटा देख लेंगे ना, सबके पास में होता है भाई, सब राज्य जो अपनी अपनी वो भी बनाते हैं, जीडीपी बनाते हैं। तो इसकी इनकम जो थी मान लो 1115 करोड़ थी, 15 लाख करोड़, ठीक है ना इनकम इसकी। और यूपी की थी मान लो यहां पर 915 करोड़, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां पे माल बेचा यूपी में, यहां पे माल बना यूपी में जाके बेचा। अब इसको जो है क्या हुआ, 1110 करोड़ का ही अब की बार रेवेन्यू हुआ। तो इसको 5 करोड़ रुपए का, 5 लाख करोड़ रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि अब जीएसटी आ गया और जो माल बन के यूपी में जा रहा है, बिच रहा है, वहीं के लिए, मतलब वहीं की सरकार के लिए मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस एक्ट के थ्रू आपको कंपनसेट करेंगे जी, कंपनसेट कर देंगे, आपको जितना लॉस हो गया ना, रेवेन्यू लॉस, उसको हम भरपाई करेंगे, हमारे ऊपर छोड़ दो। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। बात समझ में आ गई? तो डेस्टिनेशन बेस का मतलब समझ गए कि जहां पर गुड्स एंड सर्विस को का डेस्टिनेशन होता है, जहां पर उनको मतलब कंज्यूम किया जाता है, वहां पर टैक्स लगता है। समझ में आया आपको? थोड़ा सा आपको मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है समझाने की, थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेवी ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो लेवी करता है किस पर, सप्लाई पर। किसकी सप्लाई पर, गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर, सप्लाई पे लगता है, हाँ जी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, डेस्टिनेशन पे लगेगा, जहां गुड्स कंज्यूम की जाएंगी वहां पे लगेगा, और सप्लाई पे लगेगा, ठीक है ना। बेस क्या होगा, डेस्टिनेशन, और लगेगा किस पे, लेवी किस पे होगा, सप्लाई पे, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017, रिप्लेस वेरियस। अब इसने बहुत सारे टैक्स को मतलब रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, वेट, मोड वेट, सैंड वेट,
ठीक है ना, इन सबको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो था, इससे पहले जीएसटी से पहले हमारे देश के अंदर 17 तरह के टैक्स लगते थे, डिफरेंट टाइप के 17 तरह के टैक्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहले लगता था मल्टी स्टेज टैक्सेस सिस्टम हुआ करता था, मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज का मतलब जहां पे गुड्स बना बेचा हर जगह टैक्स लगता जाता था, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत भारी भरकम उस गुड्स एंड सर्विस का प्राइस हो जाता था, ठीक है ना। उसके बाद में आया सिंगल पॉइंट सिस्टम। सिंगल पॉइंट सिस्टम आया जो मल्टी टैक्सेशन सिस्टम को उसने रिप्लेस कर दिया। अब इसमें क्या होता था कि वहां पे तो हर पॉइंट पे टैक्स लगता था, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे टैक्स लगता था, पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जाते थे। कास्केडिंग इफेक्ट का नाम सुना होगा आपने, कास्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। और मल्टी स्टेज टैक्सेशन सिस्टम तो बहुत ही सबसे पहले तो वही आया था, और उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, वो बहुत ज़्यादा जटिल था। लेकिन फिर आया सिंगल टैक्सेशन सिस्टम। इसमें क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता था कि जैसे मान लो कोई चीज़ हमने बनाई, कार बनाई हमने, मान लीजिए कार बनाई। देखो समझाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा एक एक क्वेश्चन को, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है कार अकेला अपने बेस पे बना दे। अब कार बनेगी अलग, उसका इंजन बनेगा, बॉडी कहीं अलग अलग बनेगी, सब जगह एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फिर एक्साइज ड्यूटी लगेगी तो अब सब जगह टैक्स लग रहा है, तो बताइए कार पे कितनी जगह टैक्स लग गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर सिंगल पॉइंट सिस्टम में जो माना जाता था उसको जो है टैक्स को, जो टैक्स पे होता था ना, उसको जो है वो मानते थे वो एक्सपेंसेस, आपने पे किया है नहीं किया है उसको कॉस्ट में जोड़ते थे, और फिर उस पर टैक्स लगाते थे, आगे आने वाले टैक्स। और इस तरह से 17 तरह के टैक्स लगने आगे जाके आगे तक, तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाते थे। तो ये था सिंगल पॉइंट, ठीक है ना, सिंगल पॉइंट सिस्टम। अब इसमें जो है सब फिर आया, इसके थोड़ा सा कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है ना, गुड्स के सेल परचेज पर वेट आया। वेट ने थोड़ा सा कैस्केडिंग इफेक्ट कम किया, लेकिन पूरी तरह से कम तो नहीं किया। फिर उस पर भी लग रहा था, वेट पे भी कुछ पॉइंट पे जो है कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, तो उसको नेलीफाई करने के लिए मोड वेट आया, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है ना। पहले आया था मॉडिफाई वैल्यू एडिड टैक्स, फिर आया वेट, ठीक है ना। ये तो आया था गुड्स के लिए। फिर सर्विस के लिए आया था सैनवेट, है ना। फिर पहले आया था मॉडिफाई सैनवेट, फिर आया था सैनवेट, ठीक है ना। अब इन दोनों को, सैनवेट को और वेट को, फिर बिल्कुल ये लगते थे, लेकिन इनसे भी जो कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था ना, वो पूरी तरह से खत्म, नेलीफाई नहीं हो पाया था, है ना। टैक्स भी इतने लग रहे थे 17 तरह के, बट कास्केडिंग इफेक्ट तो बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। कि कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, ठीक है ना, तो उसको खत्म करना था, ठीक है ना। और वो 17 तरह के टैक्स खत्म करने थे, उनको नेलीफाई, उनको रिपील करना था 17 तरह के टैक्स जो लग रहे थे। और हमारे मोदी जी का जो विजन था वो क्या था, वन नेशन वन टैक्स का, है ना, वन नेशन वन टैक्स का, यानी कि एक देश और एक टैक्स होना चाहिए। और उस सपने को साकार करने के लिए जीएसटी आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूं, देखिए अगर आपको चाहिए, मैंने आपको बता दिया आपके सामने अपना पूरा जो मैं चाह रहा हूँ वो इस तरह से मैंने आपको रख दिया है, अपना प्रपोजल, कि भाई आप जो है अगर ये चाहते हैं कि हमको क्वेश्चन ऊपर लिखा मिले, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया, और फिर आप हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या किस तरह से लिखना है उसका आंसर आप यहाँ पर लिख दें, इंट्रोडक्शन लिख दें थोड़ा सा, उसके बाद में डेस्टिनेशन का मीनिंग, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा लिखें, यानी कि हमको किस तरह से एग्जाम में लिखना है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप, ये वीडियो आपका यूट्यूब पे जाएगा, हाँ जी, जब ये यूट्यूब पे जाएगा तो आप पहले, तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इतना भी मैंने आपको हिंट दिया है, वो है आपके फीमेल है ना, फीमेल है, उनका नाम आपको लिखना है। और दूसरा आपको ये बताना है कि अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको प्लानिंग बताई, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर चाह रहे हैं
तो हम आप लोगों को PDF में पहले क्वेश्चन फिर उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे आपको लिखना है, और वो आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो अगर आप चाह रहे हैं कोर्स परचेज करना, ठीक है ना, तो आप जो है हमें उस पर लिखें, ठीक है ना, और हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने मतलब कोर्स परचेज किया है, तो अगर वो सफिशेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो एफर्ट लगाने पड़ते हैं सब कुछ करने के लिए, है ना। हम यहाँ पे बोल के आपको बता रहे हैं, वो भी समझा ही रहे, उससे आप समझ लीजिएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमको तो ऐसे ऐसे चाहिए, मतलब क्वेश्चन इस तरह से, तो फिर हम आप लोगों को ये हेल्प जब करेंगे, जब आप हमें मोटिवेट करेंगे। नीचे आप व्हाट्सएप जब जाएगा आपका यूट्यूब पे, तो आप उसके कमेंट्स बॉक्स में लिखें जो मैंने आपको बोला, तो फिर हम आपको इस तरह से क्वेश्चन और प्लस उसका आंसर दे देंगे, PDF भी प्रोवाइड कर देंगे और उसके लिए लेक्चर भी बना देंगे, है ना। लेक्चर के साथ ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी PDF। तो देखेंगे मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई GST किस पे लगता है, तो सप्लाई पे लगेंगे, सप्लाई पे लगेगा। बेस क्या होता है? डेस्टिनेशन, सप्लाई पे लगता है, जितना आपने सप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, ठीक है। So a destination based tax means that the tax revenue goes to the where the goods or service are consumed, not where they are produced, not where they are जहाँ पर उनको प्रोड्यूस किया गया है वहाँ पर नहीं, जहाँ पर उनको कंज्यूम किया गया है वहाँ पर लगता है। In yearly system like central sales tax and excise duty tax were origin base, वो किस बेस पर थे? ओरिजिन बेस थे, यानी जहाँ पर वस्तु और सेवाएं प्रोड्यूस हो रही थी वहाँ पर वो टैक्स लगते थे। मीनिंग रेवेन्यू वन टू द स्टेट वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और सोल्ड फ्रॉम, जहाँ पर मतलब उनको बेचा जाता था या जहाँ पर वो प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा था वहाँ पर टैक्स लगते थे ये, और इनको हम बोलते थे ओरिजिन बेस्ड टैक्स। अंडर GST दिस सिस्टम चेंज्ड, टैक्स इज कलेक्टेड बाय स्टेट वेयर कंजप्शन टेक प्लेस, वेयर कंजप्शन टैक्स टेक प्लेस, राइट। आई होप आपको समझ में आया। GST ने इसको रिपील कर, पहले ओरिजिन बेस था, अब कैसा हो गया? डेस्टिनेशन बेस। डेस्टिनेशन बेस का मतलब है कि जहां पर वस्तु, जैसे मान लो मैंने ये आपका इंडिया का मैप बना दिया, डेस्टिनेशन बेस का मतलब है ये कि मान लो यहाँ पर मान लो गुजरात है और ये यूपी का हिस्सा है, तो ये गुजरात में कोई वस्तु बनी तो वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, पहले वहीं पे लगता था। क्यों? वो था ओरिजिन बेस, ओरिजिन बेस। लेकिन अब है डेस्टिनेशन बेस। डेस्टिनेशन का मतलब है कि यहाँ पे बना माल, और जहाँ पे किसी भी, यहाँ पे मान लो केरल है, केरल में जाके गुजरात में बना, केरल में जाके बेचा, तो टैक्स लगेगा गुजरात में जहाँ पर वो कंज्यूम हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? हाँ जी। अब एडवांटेज क्या हो सकते हैं? एडवांटेज, डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? प्रमोट फेयरनेस, ये देखो फेयरनेस को प्रमोट करता है। कैसे? रेवेन्यू गोज टू द स्टेट वेयर एक्चुअल कंजप्शन अकर, जहां पर एक्चुअल में वास्तव में जो कंजप्शन है, उपभोग है, वो हुआ है, वहां उस स्टेज के लिए रेवेन्यू होगा। दूसरा है अनकरेज अनबैलेंस डेवलपमेंट। इससे क्या था कि भाई ओरिजिन बेस्ड टैक्स से क्या होता था कि मतलब बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था स्टेटों का, ठीक है ना, क्योंकि जो फॉरेन से कंपनी वगैरह आती थी या जो जो मतलब मैन्युफैक्चरर थे, वो क्या करते थे, वो वहाँ पे अपनी यूनिट लगाते थे जहाँ पर उनको कच्चा माल और जहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल, लेबर, मतलब सब कुछ बढ़िया तरीके से मिल जाए, उस स्टेट में वो अपनी यूनिट लगाते थे, है ना। जैसे गुजरात है,
मुंबई है वहाँ पे, ठीक है ना। और जो तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स में क्या होता था कि जहाँ पे वो यूनिट लगा देते वहीं पे माल बनाते थे, गुड्स प्रोड्यूस करते थे और वहीं पे टैक्स लगता था, तो उनका तो डेवलपमेंट हो रहा था अच्छे से। लेकिन बाकी जो स्टेट थे जहाँ पर देखो हमारा देश तो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया उसका बहुत अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टैक्स का नहीं, मतलब इनकम नहीं हो पाती थी, टैक्स नहीं लगते थे, तो उनका बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो ये जो है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम जो है ये आपका इनकरेज करता है बैलेंस डेवलपमेंट का, सारे राज्यों का बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट हो। रेड्यूस कैस्केडिंग इफेक्ट, बिल्कुल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स से क्या हो गया, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगते हैं वो खत्म हो गए, ठीक है ना। टैक्स लगेगा, ठीक है ना, टैक्स लगेगा और जो किस पे लगेगा, डेस्टिनेशन पे टैक्स, यानी कि जो टैक्स पे किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, अब जो है लास्ट में कंज्यूमर के द्वारा किया जाएगा। किससे, उसमें क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते रहते हैं और फाइनली पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स तो कंज्यूमर पर ही लगता था, लेकिन वो टैक्स जो है वो टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था, और जो जिस राज्य में वो टैक्स वो गुड्स बिचता था उनके लिए पैसा जनरेट नहीं, उनके लिए टैक्स नहीं मिल पाता था, जिससे कि अनबैलेंस तरीके से उनका क्या हो रहा था, आपका डेवलपमेंट मतलब अनबैलेंस तरीके से हो रहा था। लेकिन इसने जो कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, पूरी तरह से तो अब भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रिड्यूस कर दिया है कैस्केडिंग इफेक्ट को जीएसटी ने। दूसरा, वैसे कैस्केडिंग इफेक्ट तो पूरी तरह से खत्म ही है, ठीक है ना, अब नहीं है। दूसरा है सिंप्लीफाइज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और इसने जो ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है टैक्स का जो प्रशासन करना है उसको बहुत आसान कर दिया है। सब तरह तरह के टैक्स लगते थे, फिर लोग उसमें चोरी करते थे, उनमें जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं आती थी, पारदर्शिता का अभाव रहता था, और बहुत सारे झंझट थे, बहुत सारी मतलब फाइल किया करने, 17 तरह के टैक्स थे, 17 तरह के एक्ट थे, तो उनको अलग अलग रिटर्न फाइल करना पड़ता था। अब आपका सिंगल करना पड़ता है, केवल जीएसटी वाला ही, ठीक है। तो उसे सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन देखेंगे आप, तो इसको देखेंगे। वो कह रहा है कि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप डिस्कस करना एंड आल्सो एक्सप्लेन द डुअल जीएसटी मॉडल, और आपको डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में बताना है, ठीक है, डुअल जीएसटी बारे में। तो ये तो हमने अच्छे से आपको बताया कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के बारे में किस तरह से इसको लाया गया है, क्या है। इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। डेस्टिनेशन बेस्ड है टैक्स, ठीक है ना। ओरिजिन बेस्ड टैक्स क्या होता था, कैसे आप उसमें टैक्सेशन सिस्टम था, और डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम कैसा है, उसमें कैसे लगता है, ठीक है, ये इसके बारे में बताया। अब हम बात थोड़ा सा करेंगे, अब हम बात करेंगे अपना डबल जीएसटी, डबल टैक्सेशन। देखिए हमारे जो कंट्री है, ठीक है ना, उसमें जो है आपका जीएसटी मॉडल तो है, लेकिन वो डुअल जीएसटी मॉडल है। डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब क्या है, देखो जी, जीएसटी पे जो टैक्स लगते हैं वो 2 लेवल पे लगते हैं, है ना, 2 लेवल पे लगते हैं। एक तो स्टेट लेवल पे लगता है, जिसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, उसका नाम है SGST एक्ट, यानी कि इस एक्ट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि वो SGST लगाती है, ठीक है ना। एक लगता है CGST, और CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और वो लगाती है आपका कहीं भी देश के अंदर कहीं पे भी माल बेच रहा है CGST लगेगा ही, ठीक है। SGST लगेगा और उसका पैसा किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। जैसे समझो, जैसे मान लीजिए ये हमारा कंट्री है और इसमें जो है यूपी में माल बेचा गया, तो वहाँ पे यूपी की गवर्नमेंट को किसका पैसा मिलेगा, SGST का। इसको कलेक्ट करने का राइट तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, लेकिन वो 2 तरह के टैक्स लगाएगी, SGST और GST। जैसे कि मान लो 10% है
टैक्स की रेट 10% है, तो उसमें क्या कर देगा कि 5% तो SGST में चला जाएगा और 5% चला जाएगा CGST में। तो ये 5% का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा और ये 5% स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। फिर क्या होगा साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट रखती नहीं है, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, जो पैसे का कलेक्शन होता है उसको टोटल को फिर राज्यों में बांटती है, अलग अलग तरह से वो मतलब स्टेट वाइज उसको वो तो हो जाता है ना, बाद में वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में नहीं रखती है, उसके अपने खर्चे उनको निकाल के बाद में वो जो है पूरे सारे देश के राज्यों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्लियर? उनका अपना एक रेशो होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो जो CGST है आपका वो लेवी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ठीक। और स्टेट गवर्नमेंट लेवी किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप कहेंगे कि हमने तो एक IGST भी सुना है। हाँ जी, IGST भी सुना है। IGST क्या होता है कि मान लीजिएगा IGST क्या होगा, IGST जो लेवी किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे थे ना, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ये इंट्रा होना चाहिए। इंट्रा यानी कि कोई भी गुड्स है, कोई भी माल है, गुड्स या सर्विसेज है, वो यूपी में बना और यूपी में बच गया, यूपी में बना यूपी में ही बिच गया, यानी कि सेल जो है इंट्रा स्टेट ही हुई है, एक राज्य के अंदर ही उसकी सेल हुई है, तो उस पर लगेगा SGST और CGST, ठीक है ना। लेकिन मान लो यूपी में कोई माल बना और उसको बेचा गया केरल में जाके, तो वहां पर IGST लगेगा। IGST मॉडल मतलब IGST एक्ट के तहत इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी, ठीक है ना, IGST उसमें लगेगा। यानी कि सप्लाई आपको देखना है कि वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है गुड्स की। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देके बता दूं आपको, ठीक है। हाँ जी, एक एग्जांपल देके बता दें। चलो एग्जांपल देके बता देते हैं। अब डुअल टैक्सेशन क्यों बोला है? डुअल टैक्स है ना, ये डुअल GST जो है डुअल क्वेश्चन में बोला गया है, डुअल है ये, डुअल GST मॉडल है। डुअल का मतलब है दो लेवल पर लगता है, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ, चला एग्जांपल देके समझ लीजिएगा। सपोज दैट मैं यूपी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, यूपी का। तो देखिए हमने केस ले लिया पहला, केस फर्स्ट, और इसमें है हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है, इंट्रा स्टेट सेल हुआ है, माल जो है एक राज्य के अंदर ही बेचा गया है। तो मान लो एक सेलर है और वो सेलर जो है सेल करता है यूपी में, एक सेलर है वो यूपी में है, यूपी में सेल करता है, और उसको खरीदने वाला भी, बायर जो है खरीदने वाला यूपी से ही है। मान लो ये यूपी है और ये यूपी है पूरा, और इसमें है एक व्यक्ति आर, वो सेल कर रहा है, और एस उसको परचेज कर रहा है। दोनों विद इन यूपी यानी कि यूपी के अंदर ही है ना। जब बायर और सेलर जो है दोनों ही किस में हो, एक ही राज्य में हो, ठीक है ना, उसको कहेंगे हम इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है ना। और इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा दो तरह के टैक्स,
CGST और SCGST और SGST। ठीक है, तो कैसे लगेगा, मान लीजिएगा कोई भी है, उन्होंने जो है 10 लाख रुपए का, मान लो आर ने 1 लाख रुपए का माल जो है एस को बेचा। आर ने एस को 1 लाख रुपए का माल बेचा। ये कहाँ के हैं, ये हैं साहब लखनऊ के, ठीक है ना, ये लखनऊ के हैं और ये हैं आपके अलीगढ़ के। ठीक है, तो दोनों यूपी के हैं। हाँ जी, अब इन्होंने 1 लाख रुपए का माल बेचा और माल जो है आपको पता है कि भाई उसके वॉल्यूम दे रखे होते हैं, तो उसमें दिया होता है कि ये जो माल है उस पर 18% लगता है जीएसटी। 18% की रेट से कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि अब जो है 28% का जो है ना उसको ख़त्म कर दिया गया है रेट। अब मैं जीएसटी रेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जीएसटी रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो 0.25% है जो डायमंड पर है, एक है आपका 3% जो कि आपका किस पे, गोल्ड पर है। ये 7 लेयर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा है आपका 5%, चौथा है आपका 12% और पांचवा है आपका 18%, सॉरी, पहला लेयर है आपका 0%। 0% का मतलब समझ रहे हैं, 0% भी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और मैंने बताया था आपको 7 हैं ये। अब 28% को तो हटा दिया गया है, यहाँ पर 40% लिया है। अभी नवरात्रि के दिन से 22 अक्टूबर से ये काम करा है गवर्नमेंट ने 2025 में, राइट, 2025 में। ठीक है, 22 अक्टूबर से। तो देखो टाइम हो गया है, तो एक ही क्वेश्चन हो पाया, लेकिन आप ध्यान से सुन लेंगे, मैं बहुत कोशिश की आपको बताने की। तो ये 22 अक्टूबर से हो पाया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करा है कि इसमें 99% जो गुड्स थे ना, जो कि आपके 28% वाले, जिन पर 28% टैक्स लगता था, उनको तो लाया गया है 18% में। और कुछ ऐसी गुड्स हैं 97 के समथिंग मैंने देखा था, तो उसमें जिन पर टैक्स लगता था 12% पर, उनको लाया गया है 18% पर। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गवर्नमेंट भाई वो ये देखती है कि कोई किसी भी वस्तु की जो वस्तुएं हैं ना, ध्यान रखो, वो क्या कह देंगी। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये बताओ कि बिहार को तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा अगर आप टैक्स जो टैक्स की रेट है उनको कम कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप टैक्स की रेट को कम कर दोगे तो स्टेटों का तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, और बिहार तो पहले ही वैसे ही बहुत मतलब वहाँ पे थोड़ा कम है ना लेवल, लोगों का पैसा कम है गवर्नमेंट के पास में, तो ऐसा करने से तो नुकसान हो जाएगा राज्य के लिए। तो उन्होंने आंसर ये दिया था कि नहीं, रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। उसका रीज़न पता क्या है, समझो। जो इन्होंने, उसका रीज़न आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये सेंटर जो गवर्नमेंट होती है ना, इनका बहुत बड़ा सिस्टम होता है। वो सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी को भी चेक करते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि जो 28% टैक्स लगता था वो 18% पे आ जाएंगी, है ना। तो हालांकि टैक्स की रेट तो कम हो गई, तो कलेक्शन कम होगा, लेकिन कलेक्शन वो बढ़ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 18 से 18 पर जाएंगी तो उनकी प्राइस कम हो जाएंगे। जब प्राइस वस्तुओं के कम हो जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, उनकी सेल बढ़ जाएगी। जो सेल बढ़ जाएगी तो टैक्स, भाई समझो ना, ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, उन्होंने ये दिया था। ठीक है ना, तो अब जो है 28% को तो यहाँ से ख़त्म ही कर दिया गया है, और अब आपकी जो रह गई है कि उसको बढ़ा दिया, 40% कर दिया है। ये लग्जरी गुड्स पे हैं जो ज़्यादा महंगी विलासता की वस्तुएं होती हैं।
तो इस तरह से देखो यहाँ पर लग रहा है, तो मान लो उस पर लगता है 18% टैक्स, ठीक है ना, 18% टैक्स लग रहा है, हाँ जी। और जो 18% लगता है तो 9% तो ले लेगी कौन, 9% तो स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी 1 लाख पर, 9% ऑफ 1 लाख का, ठीक है, और 9% ऑफ 1 लाख का स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। हालांकि हो सकता है मैंने उल्टा बोल दिया हो तो मैंने देखा नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी 9% और 9% ले 18% हो तो क्या, हाँ जी। तो इसको कहते हैं हम क्या, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स, ठीक है। अब आप देखेंगे इंटर स्टेट का मतलब क्या है कि मान लो एक सेलर है और उसने जो है जो प्रोडक्ट बेचा, ठीक है ना, प्रोडक्ट बेचा उसने 1 लाख का, और केस मैंने ले दिया अब सेकंड केस में क्या होगा, इसको बोलेंगे, पहले इंट्रा था अब ये हो गया इंटर स्टेट सेल कह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक पर्सन है, मान लो ये यूपी का है मिस्टर आर, और 1 लाख रुपए का जो है माल बेच रहा है, और माल कहाँ बेच रहा है, वो बेच रहा है दिल्ली में, दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली में बेच रहा है, दिल्ली में बेच रहा है। अब ये जाके माल यहाँ बेचेगा, तो ये इंटर स्टेट हो गया, इंटर स्टेट दूसरे, तो यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी को कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की फुल फॉर्म ये होती है, ठीक है ना। और फिर क्या करेगा, फिर क्या होगा, आईजीएसटी लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करेगी, और फिर डेस्टिनेशन कहाँ हो रहा है, बेचा कहाँ जा रहा है, दिल्ली में, तो दिल्ली गवर्नमेंट को वो एसजीएसटी का पार्ट दे देगी। बात समझ में आ गई या नहीं। 9% तो 18,000 बनेगा मेरे ख्याल में, 9,000 रख लेगी अपने पास आईजीएसटी में, 9,000 रख लेगी अपने पास और 9,000 दे देगी दिल्ली की गवर्नमेंट को। बात समझ में आई आपको, बहुत सिंपल तरीके से बताया है, ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेनिफिट क्या होंगे डबल जीएसटी के, बेनिफिट होंगे मेंटेन्स फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है ना, फिजिकल फेडरलिज्म बना रहेगा इससे, ठीक है ना। सिंप्लीफाई हो जाएगा टैक्स सिस्टम डबल टैक्सेशन सिस्टम से, और अवॉइड डुप्लीकेशन यानी कि इसमें क्या होगा, ऑल ओवर द इंडिया क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा टैक्सेशन, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो धांधली चलती थी वो खत्म हो जाएगी, और एंश्योर रेवेन्यू शेयरिंग, है ना, इसमें रेवेन्यू जो होगा उसको शेयर कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेस्टिनेशन स्टेट के लिए और अपने लिए खुद के लिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका डेस्टिनेशन डबल टैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बताया, और डेस्टिनेशन के बारे में बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी जरूर, अगर आपने तैयारी की है ना तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि देखो जी तुम तो गलत पढ़ा रहे हैं, एसजीएसटी कैसे लग जाएगा दिल्ली में, ये तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटोरी है, यूनियन टेरिटोरी में एसजीएसटी नहीं लगता, यूटीजीएसटी लगता है। और तुमने हमको पीछे भी बताया है लेकिन उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। मैं देखता हूँ मैंने कहाँ आपको बताया था, शायद वो मैंने ये रहा, हाँ जी, एक और लगता है यहाँ पर यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी, ठीक है। ये
तो अब आप यहाँ पर देखें, मेरी बात ध्यान से सुने जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में SGST ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जिन राज्यों में आपकी राज्य विधानसभा विधानसभा समझ रहे हैं, और विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, वहां पर SGST ही लगता है। समझ रहे ना? लेकिन समझ रहे हो, जैसे मान लो आपका बहुत सारे ऐसे हैं यूटी बने हुए हैं, जैसे लद्दाख वगैरह है, तो वहाँ पर वो वहाँ जहाँ ये समझ लो, देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पर CM इलेक्ट किया जाएगा, CM चुना जाएगा, वहाँ पर SGST लागू होगा। समझ में आ गया? हाँ जी। तो यहाँ पर UTGST यहाँ पर दिल्ली में नहीं, SGST ही लागू होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको कोशिश की है दोनों चीज़ें बताने की, डबल कैसे होता है ना, और डेस्टिनेशन बेस क्या है, किस तरह से ये आया, इसके बारे में आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके। और अगर आप ये चाह रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन हुआ, थोड़ा टाइम हमने लिया क्योंकि इंट्रोडक्शन भी कराना था, पहली बार हमने आपको बताया GST के ऊपर बोला हमने आपसे। तो आप थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि अभी 4 क्वेश्चन रह गए हैं, कोशिश हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, फिर क्योंकि हम ज़्यादा इतना नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, बाकी हम फिर टू द पॉइंट ही बात करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और जो मैंने कमेंट्स बॉक्स में लिखने को बोला है आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज के क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा मानूंगा, क्योंकि GST के बारे में मुझे बेसिकली चीज़ें बहुत सारी बतानी पड़ी हैं आप लोगों को, शायद आपको वो ना पता होगा, क्योंकि हम जो है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे 1992 से हमने थोड़ी कहानी स्टार्ट आगे बढ़ानी कर रही थी, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मेन बहुत पॉइंट तो बताने आपके लिए लाजमी था, क्योंकि अगर जब तक हम उनको नहीं बताएंगे तो आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, और बिल्डिंग बनाने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका बेस कमज़ोर है। आपको पता होना चाहिए कि GST आया क्यों है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आज कम से कम 15-20 से 25 मिनट उसके ऊपर ले लिए थे, जिससे कि हमारा लेक्चर मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, एक ही क्वेश्चन हम करा पाए, लेकिन क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स डिस्कस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमको डिस्कस करना था। आल्सो एक्सप्लेन द डबल GST मॉडल, और डबल GST मॉडल भी बता दिया हमने कैसे डबल GST मॉडल होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो हमारा GST मॉडल है ना, वो हमारा कनाडा मॉडल है, कनाडा से लिया गया मॉडल है। हमारे यहाँ पर कैलकर मॉडल हमारे देश ने खुद डेवलप कर लिया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कनाडा का जो डबल GST मॉडल है उसको हमारे देश ने अडॉप्ट किया है, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, मॉडल भी हम आपको बताएंगे, डबल GST मॉडल तो हमने बता दिया, लेकिन मॉडल जो है अगर हम देश में बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो उसमें जो है ना 4 तरह के मॉडल हैं, है ना। आउची मॉडल है, एक आपका कैलकर मॉडल है, एक कैनेडियन मॉडल है, और एक आपका कौन सा मॉडल है, एक आपका है ऑस्ट्रेलियन मॉडल, राइट। ये 4 मॉडल हैं। सबसे पहले GST को किसने अपनाया था? फ्रांस ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1954 में, है ना। हमारा देश जब लगभग आज़ादी हुआ था, लगभग आसपास कर, उसने इतने दिन पहले अपना लिया, तो फ्रांस बहुत आगे है हमारे देश से, ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा कमेंट करिएगा, लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहें कि एक ही क्वेश्चन करा पाए। देखिए बोलना होता है, आपको मैंने बोला है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। और आप अगर ये चाहते हैं कि इससे कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट हमको नहीं हो रहा है, तो हम लिख करके लाएंगे, PDF बना करके आपको देंगे कब? जब आप जो है हमारा कोर्स परचेज करेंगे, आपको वो मिल जाएगा जहाँ हमारा ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्पल में भी आप चला सकते हैं इसको, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है, ठीक है ना। तो अगर आप में उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप टीम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको इसका आंसर मिल जाएगा लिखा हुआ, रिटन में मिलेगा कब? जब आप कमेंट्स करोगे और कहोगे हाँ साहब ये चीज़ हमको चाहिए, तो मैं लिख के लाऊंगा, PDF बना के लाऊंगा, फिर उस पर फिर लगातार आपको समझा देंगे, उस पर टाइम भी कम लगेगा। कि यहाँ तो ये है कि माइंड जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से हम बोलते जा रहे हैं, तो बड़ा भी लेक्चर बन जा रहा है। वहाँ पे तो हमारा पास में लिखा हुआ होगा, हम उतना ही बोलेंगे जितना लिख के लाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम वो टू द पॉइंट ही फिर बात करने वाले हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिएगा, और कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। कमी लगी है तो आप जो है
इस नंबर पे व्हाट्सएप पे करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी इस पर। और कमी लगी है तो आप मुझसे संपर्क करें डायरेक्टली, और अगर कोई कमी है तो उसको मुझे बताएं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं, अगर मुझसे संबंधित कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, कोई और नहीं दूंगा, और कोई नहीं दे पाएगा। अगर मुझ में कोई कमी है और मेरे कारण से आपको ऐसा है कि समझ नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं ही दूंगा, ठीक है ना। तो कमेंट्स में बच्चे नहीं लिखते हैं ना, अधिकतर टीचर को देखते हैं वो टीचर की तरह से। तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करिएगा कि सर ये आपने ये चीज़ ऐसे कैसे बताई, या आपको क्या समस्या है, आप किस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं। भाई आप बताओगे तभी तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।